हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल टिप्स ऑन मैथमेटिक्स। आज के इस वीडियो लेक्चर में क्लास 12th NCERT मैथ का जो है हम चैप्टर नंबर 8 का जो है इंट्रोडक्शन पर डिस्कशन करेंगे, जिसमें हम जानेंगे समाकलनों के अनुप्रयोग के बारे में। ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स मतलब ये हुआ कि देखिए, इंटीग्रेशन आप लोगों ने पढ़ा होगा क्लास 12th में जो है। अभी इससे पहले जो है हमने चैप्टर नंबर जो है 7 चैप्टर पे हमने जो है ये डिस्कशन किया था इंटीग्रेशन। ठीक, तो एक्चुअल में इंटीग्रेशन की अगर हम बात करें तो इसका यूज कहां पर होता है ना, कहां पर इसका यूज हम करते हैं वो जो है मैटर करता है। क्योंकि हम कोई टॉपिक पढ़ रहे हैं तो उस टॉपिक का जो पर्टिकुलर यूज है अपने डेली लाइफ में कहां पर यूज है, ये चीज आपको पता भी होनी चाहिए। और जो ये चैप्टर नंबर 8 है, ये टोटली डिपेंड करता है कि जो एप्लीकेशन है इंटीग्रल्स के, जो इंटीग्रेशन हमने पढ़ा है वो कहाँ यूज होता है, उस पर बेस्ड है। ठीक है, तो हम यहाँ पर बहुत ही डीपली अच्छे से डिस्कशन करेंगे क्योंकि ये इंट्रोडक्शन वीडियो है। तो यहाँ पर मैं आपसे सिंपली कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर अभी करूंगा। देखिए, अगर मैं पूछूं कि इस वृत्त का जो है आपका क्षेत्रफल का अगर फॉर्मूला बोलूं मैं कि वृत्त का क्षेत्रफल निकालिए, अगर इसका रेडियस r है तो बता देंगे कि सर पाई r स्क्वायर होता है। अब मैं अगर पूछूं कि ये एक आयत है और इस आयत का क्षेत्रफल अगर आपसे पूछूं तो हो जाएगा हमारा लंबाई गुणा चौड़ाई हो जाएगा। सिंपल है, ये आपको पता है। उसके बाद में अगर एक वर्ग बनाऊं और मैं बोलूं कि इसका क्षेत्रफल निकालो तो वो भी होप कि आपको लोग निकाल देंगे, है ना। अगर मैं एक त्रिभुज बनाऊं और मैं कहूं कि इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए तो वो भी आई थिंक आप लोग निकाल देंगे। लेकिन मैं अगर अभी आप लोगों के सामने एक कर्व रखूं और मैं कहूं कि इसके अंडर में जितने भी पॉइंट्स आ रहे हैं यहां से यहां तक का, आप इसका क्षेत्रफल निकाल दो, इस कर्व के अंडर में जो पॉइंट्स आ रहे हैं उसका। तो देखो, अब ऐसे जो सरफेस होते हैं, ऐसे जो एरियाज होते हैं, उनको फाइंड आउट करने के लिए हमें लेनी पड़ती है इंटीग्रेशन का हेल्प। ठीक है ना, हम इंटीग्रेशन का हेल्प लेते हैं। देखिए, यहां पर भी हम इंटीग्रेशन का हेल्प ले सकते हैं, ऐसा नहीं है। आपको फॉर्मूला पता है देन यू कैन यूज द इंटीग्रेशन, है ना। आपको फॉर्मूला पता है, कोई इशू नहीं है, आप इंटीग्रेशन का यूज करके भी ऐसे सर्किल का, उसके बाद जो ये आयत है, इन सब का जो है, ये ट्रायंगल है, इन सब का जो है आप जो है एरिया आप जो है फाइंड आउट कर सकते हो, मतलब क्षेत्रफल निकाल सकते हो। लेकिन इसके लिए आपके पास कोई फार्मूला नहीं होगा, इतना मैं जरूर कह सकता हूं। ठीक है ना, इसके फार्मूला इसीलिए नहीं है क्योंकि जो हमारा कर्व बनेगा वो कैसा बनेगा हम नहीं जानते हैं। हो सकता है ऐसा बने, है ना, हो सकता है ऐसा बने। तो मतलब किसी भी प्रकार का कर्व बन सकता है। हो सकता है कि ये नीचे से ऐसा कर्व बने, आप लोगों ने साइन कर्व देखा होगा, है ना, साइन का कर्व देखा होगा, तो ऐसा बने। तो ऐसे में क्या आप कोई फार्मूला लगा सकते हो, या कोई फार्मूला क्या आपने पढ़ा है? नहीं पढ़ा है ऐसे एरियाज को निकालने के लिए। तो यहां पर काम आता है आपका जो हम इंटीग्रेशन पढ़ रहे हैं। होप कि समझ में आ गया है कि हम बातें इसमें हम किस चीज की करेंगे। ठीक है ना। बेसिकली अगर आपसे कोई पूछे कि इंटीग्रेशन का यूज कहां पर है, तो उसको हम जो है किसी कर्व के अंडर में क्षेत्रफलों को निकालने के लिए, किसी वक्र के अंतर्गत जो क्षेत्रफल होते हैं उनको निकालने के लिए हम यूज करते हैं। साथ ही साथ मोस्टली जो है वक्र के अंडर में जो क्षेत्रफल होते हैं उन्हीं का हम फाइंड आउट करते हैं। बट इसके साथ साथ हम सर्किल का और अन्य जो भी हमारे पास जो है ज्योमेट्रिक डायग्राम्स होते हैं उनका हम जो है क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। ठीक है ना। तो चलिए, अब मैं एक डिस्कशन आप लोगों के साथ यहाँ पर थोड़ा सा करूंगा कि जो इंटीग्रेशन है वो बना कहाँ से है, कि जो इंटीग्रेशन है वो कहाँ से बना है और कैसे बना है। ठीक है ना, इसकी उत्पत्ति पर बात करते हैं। देखिए, ये हमने एक डायग्राम लिया है और इसी डायग्राम में भी हम थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, देखो ये जो डायग्राम दिया हुआ है, आप लोग देख रहे होंगे कि ये एक कर्व है हमारे पास, सिंपल। ठीक है ना, ये कर्व है और ये कर्व जो है एक यहाँ पर एक पॉइंट है x बराबर a और x बराबर b। ये x बराबर a पॉइंट है और ये x बराबर b पॉइंट है। ठीक है ना, यहां तक जो है हमारा घिरा हुआ है। अब मैं कहूंगा कि आप जो है इसका क्षेत्रफल निकालिए। कैसे निकालेंगे?
आप नहीं जानते होंगे, आपके पास कोई फॉर्मूला भी नहीं होगा। उसके लिए हमें क्या करना होता है, जो ये दिया गया जो कर्व है, यहाँ पे मैं बात करता हूं, ये जो दिया गया जो कर्व है, इस कर्व, ये घिरा है यहाँ से, इस कर्व को हम जो है छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर देंगे। जैसे ये हो गया, है ना, ऐसे छोटे छोटे बहुत सारे पार्ट में हम जो है इसको क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। जैसा कि आप लोगों को यहाँ पर एक पट्टी दिख रही है dx चौड़ाई की, ठीक है ना, ये एक सिंपल सा आपको एक पट्टी दिख रहा होगा dx चौड़ाई की एक पट्टी, ठीक है ना, ये पट्टी दिख रहा होगा। अब क्या कर सकते हैं, ऐसे छोटे छोटे अगर भागों पार्ट इसको जो है टुकड़ों में तोड़ दे, और इसको टुकड़ों में तोड़ तोड़ करके जो है हम इन सभी को जोड़ दे, तो हमारा ये जो एरिया है टोटल हमारा निकल जाएगा। आप समझ सकते हैं यहां पर कि ये जो हमारे पास एक टुकड़ा है, हमने यहां पर एक टुकड़ा लिया है, इस टुकड़े का जो चौड़ाई है और लंबाई है वो हमने डिफाइन किया है ना, इस टुकड़े की जो लंबाई है और जो चौड़ाई है वो हमने डिफाइन करा है। आप समझ रहे होंगे, जो इसकी चौड़ाई है वो dx है, और जो इसकी लंबाई है वो जो है y है, ऊंचाई जो कि y है। अब यहां पर आप देख सकते हो कि ये जो है हमारे पास एक आयताकार खंड है। तो आपको पता है कि आयताकार खंड जो है, इसकी क्षेत्रफल निकालने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है कि नहीं, हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, और वो फॉर्मूला हमारा क्या होता है, वो फॉर्मूला होता है लंबाई गुणा चौड़ाई का। अब देखिए ऐसे तो बहुत सारे जो है हमारे पास बन रहे हैं। अगर मैं एक चौड़ाई यहाँ पर और ले लूँ, चलिए यहाँ पर थोड़ा सा चेंज करते हैं, एक चौड़ाई में अगर यहाँ पर और ले लूँ, मान लीजिए ये मैंने एक चौड़ाई और लिया है, ऐसे ही मैं और भी ऐसे चौड़ाई लेता हूँ, मतलब छोटे छोटे चौड़ाई जो है हम यहाँ पर ले लेते हैं। ये भी हमारा dx है, ये भी हमारा dx चौड़ाई है सारा, और जो लंबाई है वो देखो सब जगह अलग अलग है, क्योंकि कर्व देखो ऐसे चल रहा है, तो इसकी लंबाई कहीं अलग होगा, इसकी लंबाई कहीं अलग होगा, ये y1 हो सकता है, और ऐसे एक चौड़ाई और ले लेता हूँ, ये y2 हो सकता है, ऐसे ही y3, और ऐसे ही जितने भी चौड़ाइयाँ होंगे वो हम n मान लेते हैं। तो देखिए, तो अगर मैं चौड़ाई लेता हूं, देखो y1 इंटू dx, ये एक चौड़ाई के लिए पहले इसके लिए हो गया है, प्लस y2 इंटू dx, ये दूसरे चौड़ाई के लिए हो गया है, क्योंकि लंबाई गुणा चौड़ाई हो रहा है ना ये, प्लस y3 इंटू dx, ये भी हो गया है। ऐसे ही हम चलते जाएंगे, yn, अगर इसमें हमारे पास nth चौड़ाइयाँ बन रही हो, लंबाइयाँ बन रही हो, और dx चौड़ाई तो हमने सेम ही रखा है ना, ऐसे टुकड़े बन रहे हो कहने का मतलब। तो आप लोग देख सकते हैं कि अगर मैं छोटे छोटे टुकड़ों को क्षेत्रफल निकालता हूं और जोड़ देता हूं तो हमारे पास आंसर आ जाता है। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, समेशन ऑफ y इंटू डी एक्स, ठीक है ना। अब इसको चलो थोड़ा सा और सही से लिख देता हूं मैं, समेशन y i है ना, और dx, और i की जो वैल्यू है वो 1 से लेकर के n तक है। मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, ये क्षेत्रफल हो गया है। लेकिन बच्चों, क्या ये जो हमने लिखा है ये जस्टिफाइड है? आप लोगों को सोचना पड़ेगा कि क्या ये जस्टिफाइड है। ये जस्टिफाइड नहीं है। क्यों? क्योंकि अभी मैं आप लोगों को बता रहा हूं। देखिए, ये हमने क्या किया था, यहां पर एक कर्व लिया है। अब देखो, मैंने क्या कहा कि आप छोटे छोटे जो है चौड़ाइयां लीजिए, और इन चौड़ाइयों का ये क्या है, ये जो क्षेत्रफल ही तो है ऐसे टुकड़ों का, इसका तो हमने dx माना है, और जो लंबाई है उसको हमने मान के चले कि y माना है। तो आप लोग देख सकते हो, ये तो हमने फॉर्मूला क्या लगाया, ये हमारे लिए आयत जैसा बन रहा है। लेकिन क्या वाकई में आयत है? नहीं है। अगर मैं इस आयत के लिए लंबाई और चौड़ाई बराबर होनी चाहिए, तो ये आप देख पा रहे हो कि अब जाकर के आयत बना है। लेकिन ये जो ऊपर वाला जो पार्ट है, वो ये तो हम कंसीडर कर ही नहीं रहे हैं। इस फॉर्मूला में हम ये चीज कंसीडर ही नहीं कर रहे। ये जो पार्ट है छोटा सा एक, ये छोटा सा एक ट्रायंगल कह लीजिए या फिर कर्व के ऊपर वाला पार्ट कह लीजिए, इसको तो हम कंसीडर कर ही नहीं रहे। तो अगर मैं ऐसे और भी छोटे छोटे टुकड़ों में बांटता हूं इसे, तो आप देख सकते हो dx तो ठीक है, लेकिन यहां पर जो है छोटा सा आपका वेरिएशन आ रहा है। ये कहां पूरा करेंगे आप लोग इतना सारा? अब ये एरिया तो आपको भैया मैनेज करनी पड़ेगी ना। कैसे मैनेज करेंगे एरिया निकालने के लिए? ठीक है, एरिया निकालने के लिए। तो यहां पर जो है हम ये समेशन वाला जो केस है ना, इसको हम
उसको हम स्किप कर सकते हैं, क्योंकि ये जो एरिया है वो हमारा यहाँ पर कवर नहीं हो पा रहा है। और इतना जगह आप सोच लीजिए कि कभी अगर आपको कोई क्षेत्रफल नापनी हो, कोई एरिया नापनी हो आपको, तो आप कैसे नापेंगे? आप तो इतना सारा छोड़ के आ जाएंगे वहां, इसमें तो लॉस हो जाएगा, फिर इसमें सब गड़बड़ हो जाएगा, पूरा जो नाप है, जो आपका कैलकुलेशन है वो पूरा गड़बड़ा जाएगा, इतने छोटे छोटे पार्ट को अगर आप हटा देंगे। तो यहां पर आपका काम आता है ये जो साइन है, इस साइन को हम जो है इंटीग्रेशन के साइन से रिप्लेस करते हैं। अच्छा, इंटीग्रेशन अंडर द कर्व हम ऐसे बोल सकते हैं कि ये जो साइन आ रहा है ना, वो इस पर्टिकुलर कर्व के वजह से ही आ रहा है। तो इंटीग्रेशन अंडर द कर्व मतलब एरिया ही निकालते हैं हम, सिंपली कह सकते हैं एरिया किसका किसका, कहां से कहां तक। देखो हमने x बराबर a माना था यहां, और x बराबर यहां b तक, ये जो एरिया आपने जो है निकाल रखा है, यहां तक पकड़ रखा है, तो ये a से b तक एक पट्टी लिया है dx चौड़ाई का और y लंबाई का। तो आप समझ सकते हो जब भी मैंने इंटीग्रेशन a से b तक लगाया है तो आपका पूरा एरिया कवर हो गया है, और हमने छोटे छोटे चौड़ाइयों के रूप में हमने यहां पर मान लिया है। तो ये है इंटीग्रेशन का एग्जैक्ट मीनिंग। अब यहां पर ये जो छोटा छोटा पार्ट हमारा रह जा रहा था, ये चीज हमारा रहेगा नहीं, वो इस कर्व के अंडर में पूरे का पूरा कवर हो जाएगा जब हम लिमिट का क्या है, ये जो पॉइंट है, ये स्टार्टिंग पॉइंट से एंड पॉइंट तक हम पूरा कवर कर रहे हैं इस कर्व के अंडर में। तो कहीं ना कहीं ये जो है हमारा टोटल निकल जाएगा। जब समेशन कर रहे हैं तो समेशन के लिए तो आप समझ ही रहे होंगे कि हम तो पूरा एक आयताकार पट्टी के लिए निकाल रहे हैं, ऐसे छोटे छोटे आयताकार पट्टी के जो है हम समेशन कर रहे हैं, आप समझ रहे होंगे, है ना। ऐसे छोटे छोटे आयताकार पट्टियों के बारे में हम बात कर रहे हैं, लेकिन इसके ऊपर भी तो कुछ हमारा पार्ट बचा हुआ है, वो कहाँ जाएगा, ये ऐसे बच रहा है। तो इसी को कवर करने के लिए हमें अंडर द कर्व हमें इसे एक साइन लगानी पड़ेगी, और यही हमारा आप समझ लीजिए कि इंटीग्रेशन है। और इंटीग्रेशन का मोस्टली यूज हम जो है कहाँ पर करते हैं, क्षेत्रफलों को ज्ञात करने के लिए करते हैं, ठीक है। यहाँ पर समेशन आप कर सकते हो, बट वही है कि छोटा सा टुकड़ा आपका जो है रह जाएगा। अब आप लोगों के मन में सवाल आ सकता है कि सर क्या बात कर रहे हैं, इतना छोटा सा एरिया निकालने के लिए इतना माथापच्ची। देखो इंटीग्रेशन का बेसिकली यूज जो सिविल इंजीनियर्स है, उसके बाद इंजीनियरिंग में बहुत सारी फील्ड होती है, वहां पर कभी एरियाज निकालने के लिए आपको इसकी नीड होती है, क्योंकि आपको पता है कि अगर आप छोटे छोटे टुकड़ों में छोटा छोटा एक पॉइंट कोना भी अगर आप छोड़ देंगे तो वो एरिया को इफेक्ट कर सकता है ना, वो टोटल एरिया को इफेक्ट कर सकता है, इसीलिए ये इसकी हमें नीड होती है। चलिए हम इसको जो है एक जो है क्लियर कर लेते हैं और आगे हम इस पर डिस्कशन करते हैं अच्छे से, ठीक है। तो अगर कभी भी हमें एरिया निकालना हो, सपोज दैट ये P है, ये S है, ये R है और ये Q है, ये टोटल एरिया निकालने, और एक कर्व हमारे पास है y बराबर fx, ठीक है ना, एक वक्र है, माना y जो है fx के क्या है हमारे पास बराबर है, y fx के बराबर है, और ये y लंबाई हमने लिया है। तो क्षेत्रफल कौन कौन सा, PSRQP, क्षेत्रफल PSRQP, और ये क्या होगा, टोटल इंटीग्रेशन A to B होगा, y चौड़ाई y लंबाइया है और dx चौड़ाइया है, बस ये हमारा ऐसे निकल जाएगा। और अगर मैं इसको आगे और सॉल्व कर दूं तो y का मान हमारे पास क्या है, fx है, तो fx हमने रख दिया है, dx के बराबर आ गया। तो यही हमारा जो है क्या हो जाएगा, सिंपली क्षेत्रफल हो जाएगा। और मैंने यहाँ पर दो डायग्राम लिया है, इसको हमने टेढ़ा करके रखा है, इसको ऊपर करके। अब देखो यहाँ पर बात वही है कि आप क्षेत्रफल निकाल रहे हो तो आप चाहो तो जो है y के रिस्पेक्ट में भी, dx के रिस्पेक्ट में भी निकाल सकते हो और dy के रिस्पेक्ट में भी निकाल सकते हो। जब हमने चौड़ाई को ऊर्ध्व में लिया है, लंबाई को ऊर्ध्व में लिया है, तो वहां dx आ जाएगा, है ना। और इस प्रकार से जो है क्षैतिज में अगर लेते हैं तो ये dy आ जाएगा, क्योंकि y के उसमें जो है हमारे पास चौड़ाइयां ले रहे। तो ये अगर मैं y अक्ष पर लेते हैं, बहुत सिंपल है, ये सेम वही चीज है, आप दोनों में से कोई भी निकाल सकते हो। तो ये क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन a से b, देखो ये भी हमारा a से b हो जाएगा, सेम सब कुछ। और ये y, यहाँ पर y नहीं होगा, यहाँ पर जो हमारे पास लंबाई आ रही है वो अब आ रही है x,
और चौड़ाई जो आ रही है वो डी वाई। ये अब हम कह सकते हैं कि वाई के रिस्पेक्ट में और ये एक्स के रिस्पेक्ट में। जहां डी एक्स है वो एक्स के रिस्पेक्ट में, जहां वाई है वो डी वाई के रिस्पेक्ट में। अब वाई एक्स क्या है, अब एक्स वही कोई कर्व है हमारे पास। अब मान के चलिए कि ए टू बी है, एक्स के जगह पर हमारा एफ वाई कोई कर्व हो जाएगा यहाँ जैसे, या फिर जी वाई कोई कर्व हो जाएगा। ठीक है, ये चीज आ जाएगा। तो होप कि आप लोगों को समझ में आ गया है कि हम क्षेत्रफल निकालने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं। ये तो फॉर्मूला है, आप चाहो तो इसको आप नोट डाउन भी कर सकते हैं। ठीक है ना। अब इसके कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल्स लेते हैं और उस पर हम जो है बात करते हैं। देखिए, कह रहा है कि ए वृत्त है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। आपको पता है कि वृत्त का साधारण समीकरण यही होता है, एक्स स्क्वायर माइनस एच कॉमा के अगर केंद्र हुआ है और ये 0 0 से जा रहा है तो ऑब्वियसली बात है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर होगा। आपको इसके बारे में होप कि पता होगा। अब देखो, यहाँ पर हमने वही एक सर्कल बना लिया है और ये जो है हमारे पास क्या है, एक्स एक्सिस है और ये जो है हमारे पास क्या है, वाई एक्सिस है। तो यहाँ पर अब हमें क्या करना है, इसका क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, क्षेत्रफल निकालना है। अब हम एक्स के रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं, एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में निकालना चाह रहे हैं। देखो हमने क्या कर लिया है, एक छोटा सा टुकड़ा यहाँ पर ले लिया है। ये एक छोटा सा पट्टी हमने काट लिया है। हम मान के चलते कि इसका जो है dx है और ये जो है हमारे पास y है। ठीक है, तो सिंस दिया हुआ है वृत्त हमारे पास, ऐसा हम इसको लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। अब देखो, हम y x के रिस्पेक्ट में निकाल ले तो हमें कहीं ना कहीं y की नीड होगी, तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। और मैं अगर y की वैल्यू निकालूं तो पॉजिटिव स्क्वायर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, यही तो आएगा। चलिए, y का वैल्यू भी हमारे पास आ गया है। अब आपको एक चीज समझनी पड़ेगी, जब वृत्त केंद्र से होकर के जाता है, अब आपको पता है कि सेंटर से जो है इसकी परिधि तक की जो दूरी होती है, केंद्र से उसकी परिधि तक की जो दूरी होती है वो हमारे पास इक्वल ही रहता है। देखो, ये पार्ट ही हमारा पहला पार्ट है, ये दूसरा पार्ट है, ये तीसरा पार्ट है, ये चौथा पार्ट है, ये भी हमारा क्या है, इक्वल हो जाएगा। तो अगर ये सारे के सारे पार्ट हमारे पास इक्वल है तो हम ये जो क्षेत्रफल है वो हम निकालना चाह रहे हैं इतने पार्ट का। ठीक है, ये इतने पार्ट का हम जो है क्षेत्रफल निकालना चाह रहे हैं। पहले अगर मैं इतने पार्ट का क्षेत्रफल निकाल लूँ और इसको जो है हम 4 से मल्टीप्लाई में कर दो तो ये पूरा निकल जाएगा। तो मैं इसको O, इसको मैं B, इसको मैं उसको O A और इसको मैं B मान लेता हूं। तो हम यहां पर लिख सकते हैं क्षेत्रफल। देखो, टोटल की अगर मैं बात करूं तो ये जो है हमारा A B C D हो जाएगा। ठीक है ना, क्षेत्रफल A B C D, A बराबर क्या हो जाएगा, जो है 4 गुणा यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, इसको हम यहाँ पर हटा देते, त्रिभुज नहीं है, क्षेत्रफल लिखना है हमें। क्षेत्रफल A B C D A का अगर मैं क्षेत्रफल निकालना चाहूँ तो 4 गुणा क्षेत्रफल किसका, OABO। ठीक है ना, ये आ जाएगा। अब OABO का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 4 गुणा इंटीग्रेशन कहां से कहां तक। अब यहां पर इंपॉर्टेंट है कि जो इंटीग्रेशन है वो आपका कहां से कहां तक जाएगा। देखिए, इस समीकरण से पता लगेगा। ये समीकरण नंबर अगर 1 है तो आपको पता है कि जो a होता है, ए स्क्वायर वो रेडियस होता है, तो कहीं ना कहीं यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है वो हमारा क्या हो जाएगा, a हो जाएगा। और यहां से यहां तक की डिस्टेंस भी हमारा क्या हो जाएगा, a हो जाएगा। मतलब यहां से ये जो पॉइंट होगा हमारा, ये जो b पॉइंट होगा, इसका जो हमारा कोऑर्डिनेट होगा वो क्या होगा, a,0 हो जाएगा। और ये जो है हमारे पास क्या होगा, 0,a हो जाएगा। तो आप अगर x एक्सिस के रिस्पेक्ट में निकाल लो तो 0,a हो जाएगा, क्योंकि ये 0 से a तक ही जा रहा है। ठीक है ना, ये डिस्टेंस हमारा क्या है टोटल, ये a ही तो है, a तक जा रहा है। और ये हमारे पास चौड़ाई हमने क्या लिया है, y लिया है, और जो चौड़ाई हमने dx लिया है और लंबाई जो है हमने y लिया है। तो 4 इंटू इंटीग्रेशन 0 to a, y की वैल्यू हमारे पास क्या है, रूट में a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx है। और आपको पता है कि इसका जो हमारे पास फॉर्मूला होता है वो मैंने इंटीग्रेशन वाले चैप्टर में डिस्कशन आपसे किया था। ठीक है ना, तो 4 इंटू एक्स अपॉन जो है क्या होता है, 2 होता है ना, रूट में a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होता है प्लस a स्क्वायर बाई 2
साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए, साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए, और इसका जो लिमिट है वो अपर लिमिट 0 ए है, लोअर लिमिट हमारे पास क्या है 0 है ना। तो कि आपको यहाँ तक समझ में आ गया। देखिए अगर ये वाला पार्ट आपको समझ में नहीं आया तो आप लोग प्लीज़ इंटीग्रेशन जो मैंने बताया चैप्टर नंबर 7 क्लास 12 एनसीईआरटी मैथ का, वो आप लोग जो है उसको देख लीजिए, है ना। तो उससे क्या होगा, आपको यहाँ पर बेसिक आइडिया तो ज़रूर मिल जाएगा कि आपको यहाँ पर ये चीज़ जो हम कहाँ से यूज़ कर रहे हैं वो आप एटलीस्ट आपको पता लग जाएगा, ठीक है ना। अब चलिए हमारा इसमें आप कोई और काम ज़्यादा है नहीं, इसमें अब हम क्या करेंगे, लिमिट रख देंगे। तो देखो सबसे पहले तो अपर लिमिट अगर मैं एक्स का है तो हम a अपॉन 2 रखते हैं, और अगर मैं यहाँ पर x की जगह पर a रख दूँ स्क्वायर 0 हो जाएगा ये। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि जो पहला पार्ट है वो तो टोटल ही 0 हो जाएगा, ये वाला जो पार्ट है ना टोटल 0 हो जाएगा, प्लस ये आ जाएगा a स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स x की जगह पर a बाई 2 मतलब ये 1 हो जाएगा, ठीक है। और ये अपर लिमिट हो गया, माइनस लोअर लिमिट की अगर मैं बात करूँ तो देखो यहाँ पर 0 रखूंगा टोटल मल्टीप्लाई करके 0 हो जाएगा, यहाँ पर 0 रखूंगा साइन 0 मतलब इनवर्स 0 0 हो जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 4, और ये जो है a स्क्वायर बाई 2 और साइन इनवर्स 1 का वैल्यू मतलब आप समझ रहे हैं ना, पाई बाई 2 होता है, पाई बाई 2 में देता है। तो ये हमारे पास आ जाएगा एरिया जो है a स्क्वायर पाई, ठीक है, a स्क्वायर पाई, ये हमारे पास इसका आंसर हो जाएगा। अब कहोगे कि सर आपने 2 मेथड बताया था, हम जो है इसको y एक्सिस के रिस्पेक्ट में भी निकाल सकते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अब जो y है वो चौड़ाई जो है वो dy ले लीजिए और जो लंबाई है वो x ले लीजिए, और जो हमारे पास समीकरण दिया हुआ था उसमें से आप x का मान निकाल लीजिए, वो भी आप लोगों के लिए सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट जो एग्जाम्पल है वो है हमारे पास दीर्घवृत्त, कह रहा है कि दीर्घवृत्त एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल आप जो है ज्ञात कीजिए, ये पूछा है। तो देखो एक दीर्घवृत्त है और बहुत आसान है, आप दोनों ही मेथड से निकाल सकते हैं। दीर्घवृत्त है हमने यहाँ पर बना लिया है, ये एक्स एक्सिस है और ये जो है हमारे पास वाई एक्सिस है, और यहाँ पर हमने डी एक्स चौड़ाई की हमने जो है एक पट्टी ले ली है, और यहाँ पर भी देखो चारों तरफ से जो सिमेट्रिक है, तो हम क्या कर सकते हैं, इस एक पार्ट का जो क्षेत्रफल है उसको निकाल करके बाकी को 4 से मल्टीप्लाई कर दें। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर ए बी सी डी नाम ले लेते हैं, तो कुल क्षेत्रफल, तो यहाँ पर जो है सबसे पहले तो इसका हम देखो y का मान निकाल लीजिए, यहाँ से क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर बराबर 1 हो जाएगा। तो मैं अगर यहाँ से वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर बराबर 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर निकाल लेता हूँ, तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर टोटल के डिवाइड में आ जाएगा ए स्क्वायर, तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, और यहाँ पर आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो y की अगर मैं वैल्यू निकालूँ तो b अपॉन ए रूट में क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारे पास y की वैल्यू। अब जब y की वैल्यू आ गई तो अब हम यहाँ पर कुल क्षेत्रफल को निकाल सकते हैं, क्या आ जाएगा, कुल क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, ए बी सी डी ए बी सी डी ए बराबर हो जाएगा 4 गुणा क्षेत्र ये हम अगर O मान लें तो O A B O का क्षेत्रफल, इतना क्लियर हो गया है, ठीक है। ये आ जाएगा तो बराबर यहाँ से 4 और ब्रैकेट में इसका का क्षेत्रफल निकालो, तो देखो यहाँ पर आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा कि ये जो डिस्टेंस है वो मैं अगर क्योंकि एक्स एक्सिस में है तो अगर मैं y 0 कर दूँ तो आपको पता है कि जो x का वैल्यू है वो हमारे पास क्या आ जाएगा, a,0 हो जाएगा, इधर हो जाएगा हमारे पास -a,0 हो जाएगा, इधर हमारे पास यहाँ वाला जो पॉइंट होगा वो 0, b हो जाएगा, और यहाँ वाला जो पॉइंट होगा वो जो है 0, माइनस का b होगा, ठीक है। तो हमारे पास अगर मैं एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में निकाल रहा हूँ तो कहीं ना कहीं ये जो है हमारे पास क्या हो जाएगा, 0 से a तक हो जाएगा। तो इंटीग्रेशन 0 to a, और y हमने पट्टी लिया है और इतने पार्ट का हम जो है क्षेत्रफल यहाँ से निकाल रहे हैं, तो ये हमारा आ जाएगा, ठीक है। तो 4 से हम मल्टीप्लाई भी कर रहे हैं और ये dx हो जाएगा, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 4 इंटीग्रेशन 0 to a, y की जो अगर मैं वैल्यू निकालूँ
तो ये b अपॉन a हो जाएगा और रूट में क्या है a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx। जो कांस्टेंट है उसको हम पहले ही हटा देते हैं, तो 4b अपॉन a इंटीग्रेशन रूट में ये 0 टू a हो जाएगा और a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ऑफ dx हो जाएगा बराबर 4b बाई a। और यहाँ से आपको पता है कि अभी हमने जस्ट फार्मूला इसका यूज़ किया है, तो इसका एक फार्मूला हमारे पास आ जाएगा x अपॉन 2 रूट में a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स x अपॉन a। ठीक है, और इसका जो लिमिट है वो a 0 हो जाएगा। क्लियर, a 0 हो जाएगा। चलिए थोड़ा सा स्पेस बना करके हम आगे इसको सॉल्व आउट करते हैं। देखो यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ से हमारे पास आएगा बराबर में 4b अपॉन a और इसका क्या आ जाएगा अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो अपर लिमिट हम रखेंगे, यहाँ तो ये टोटल 0 हो रहा है भाई, इसका वैल्यू बच रहा है हमारे पास, तो a स्क्वायर बाई 2 और यहाँ पर आ जाएगा साइन इनवर्स 1 हो जाएगा। ठीक है, बाकी लोअर लिमिट 0 है तो हट जाएगा। तो 4b अपॉन a और a स्क्वायर बाई 2 और यहाँ पर साइन इनवर्स 1 मतलब साइन इनवर्स साइन पाई बाई 4, सॉरी पाई बाई 2, तो यहाँ पर आ जाएगा पाई बाई 2। तो अब ये देखिए क्या आ जाएगा, यहाँ से क्या आ जाएगा, देखिए 4b अपॉन a और यहाँ से आ जाएगा a स्क्वायर पाई अपॉन 4। जो कट रहा है उसको हम काट देते हैं। ठीक है, देखिए 4 से 4 कैंसिल हो रहा है, एक a से एक कैंसिल हो रहा है, तो हमारे पास a b पाई बच रहा है। ठीक है, a b पाई, तो ये जो है इसका आंसर हो जाएगा। तो देखिए क्वेश्चन कितना आसान था, बस आपको थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है। आशा करता हूँ कि आज का जो लेक्चर है इसमें जो मैंने बताया है वो आप लोगों को अच्छे से क्लियर हुआ है ना। और कल के लेक्चर में जो है हम इसका जो प्रश्नावली के क्वेश्चंस है जितने भी वो हम डिस्कशन करेंगे। कैसा लगा वीडियो आप लोग कमेंट के माध्यम से मुझे ज़रूर बताएं, और वीडियो सही लगे तो इसको लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।